साथियों नमस्कार। भारत सरकार ने शांति विधेयक 2025 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया है। अब यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आज तक का सबसे बड़ा यह बदलाव होगा, क्योंकि इसके बाद अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित समस्त ओनरशिप भारत सरकार की होती थी। अब इसकी ओनरशिप केवल भारत सरकार के पास ही नहीं रहेगी, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ हो गया है। यह शांति विधेयक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस करके जो है यह लाया गया है। अब हम कुछ भारत में ऊर्जा सेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमें भारत में कुल विद्युत उत्पादन वर्तमान में जो क्षमता है 505 गीगावाट है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 49% हम एनर्जी फॉसिल फ्यूल अर्थात कोयला आधारित बिजली से हमें मिलता है, जिसकी क्षमता 224 गीगावाट है। और न्यूक्लियर से केवल उत्पादन हम 8.78 गीगावाट ही कर रहे हैं, जो कि कुल उत्पादन क्षमता के केवल 3% है। और यह 8.878 जो गीगावाट उत्पादन है, यह 7 राज्यों में स्थापित कुल 25 न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पादित विद्युत की क्षमता है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि नरौरा में है, 440 मेगावाट का। और दोस्तों, हमें यह भी आप लोगों को जानकारी होगी ही कि हमारी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन की जो क्षमता है, अब हम 50% से ज़्यादा विद्युत उत्पादन जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से करने लगे हैं। और इस टेबल में आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि इस वर्तमान में किस सेक्टर से कितनी बिजली उत्पादन हो रही है। जैसा कि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी हमें विद्युत उत्पादन करना है, क्योंकि भारत ने जो क्लाइमेट चेंज और इनसे रिलेटेड जो कमिटमेंट किए हैं कि हमें 2070 तक नेट जीरो की अर्थव्यवस्था बनना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम डिकार्बनाइज विद्युत उत्पादन की तरफ बढ़ें, जिसके लिए जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का विस्तार होना अत्यंत आवश्यक है। इसी लक्ष्य के क्रम में 2031-32 तक का हमारा लक्ष्य है कि 8.78 गीगावाट से 22.38 गीगावाट विद्युत उत्पादन हम करें। अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मेनली हर्डल्स आ रहे थे, उसमें मेनली ये 2 कानून जो न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अभी तक बने हुए थे, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। तो जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है, वो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित समस्त ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही था। इसमें कोई निजी भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं था। अब गवर्नमेंट में जो ओनरशिप थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एनपीसीआईएल के पास मुख्यतः सारे विद्युत उत्पादन से संबंधित कार्य थे। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 था, इसमें न्यूक्लियर के ऑपरेटर और सप्लायर दोनों पे दंड का प्रावधान था, जिसके लिए जो हमारे
प्राइवेट प्लेयर्स थे वो इन्वेस्टमेंट से डरते थे कि कुछ भी हुआ तो उनके ऊपर एक लाइबिलिटी जो है आके खड़ी हो जाएगी। और भारत के लिए इसके लिए जो कानून बनाया था वो बहुत ही टफ बनाया हुआ था। और चूंकि इस अधिनियम में ये जो इसके भी कुछ रीजंस हैं जो बहुत ही, इस पे भी हमें गौर देने की ज़रूरत है कि इसमें जो है एक तो एटॉमिक एनर्जी के रेडिएशन और सेफ्टी का रिस्क रहता है, नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है, इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस को मीट करना था। और चूंकि हाई कैपिटल कॉस्ट और लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड था, इसलिए इसमें स्टेट की एक मोनोपोली रहती थी। बट 1991 में भारत सरकार ने जब लिबरलाइजेशन ले आया था तो सभी सेक्टर्स में लगभग उन्होंने ओपन कर दिया था, परंतु इसको सिक्योरिटी और सेफ्टी के रीजन से न्यूक्लियर सेक्टर को जो है वो अपने पास ही रखा। अब जिसके कारण हुआ क्या, जिसके कारण हुआ ये कि जो है इसमें कैपेसिटी एडिशन जो न्यूक्लियर के सेक्टर में होना चाहिए था वो बहुत ही स्लो हो गया। और इसमें टोटली डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर ही रही और इसमें कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए भी एक लिमिटेड एक्सेस था। तो अब जो ये शांति विधेयक सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आ रहा है, ये विधेयक 1962 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 2010 नागरिक दायित्व अधिनियम को निरस्त करते हुए उसको यह प्रतिस्थापित कर देगा। अब इस अधिनियम के आ जाने से क्या होगा, तो सबसे पहले तो एक जो हमारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड होगा वो उसको एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिल जाएगा, जिससे वो सुरक्षा मानकों को निर्धारित करेगा, सुरक्षा प्राधिकरण प्रदान करेगा, निरीक्षण और प्रवर्तन से संबंधित कार्यों को करेगा। और इसके अलावा निजी क्षेत्रों की इसमें भागीदारी बढ़ जाएगी। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 49% तक आ सकता है। इसमें इंडिया की प्राइवेट कंपनी भी कार्य कर सकती है, या तो वो किसी गवर्नमेंट यूटिलिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर में भी कार्य कर सकती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने इनको प्राइवेट्स को अधिकार नहीं दिए, जैसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट या न्यूक्लियर वेपन से संबंधित वो सारे अधिकार अपने पास ही गवर्नमेंट रखेगी, वो किसी प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं रहेगी। इसके अलावा इसमें जो लाइबिलिटी होगी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो पहले ये था कि जो है उस अधिनियम में ऑपरेटर के साथ साथ सप्लायर को भी रहता था, तो सप्लायर इससे बहुत चिंतित रहते थे और वो इन्वेस्टमेंट से डरते थे कि कहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ना हो जाए। परंतु इसमें गवर्नमेंट ने एक कैप लगाया है और इसमें सप्लायर को नहीं, इसमें ऑपरेटर की लायबिलिटी होगी और ऑपरेटर की लायबिलिटी के बाद गवर्नमेंट भी उसकी लायबिलिटी ओन करेगी। अगर उसकी एक लिमिट के बाद जो है, सीमा के बाद जो है, गवर्नमेंट उसको सारी जो दुर्घटना की जिम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। प्राइवेट प्लेयर के आने से क्या होगा कि इस विधेयक के आने से बहुत सारे इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट होंगे और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा। फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस भी आएंगे। पहले क्या था कि टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी रहती थी इसके लिए, और इसमें बहुत सारे जो हम केवल बड़े ही रिएक्टर पहले बनाए जाते थे, अब इसमें क्या होगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी बनाए जाएंगे। और भारत का लक्ष्य है कि 2033 तक जो हमें 33 गीगावाट के आसपास हमें अपनी न्यूक्लियर पावर एनर्जी को जो है डेवलप करना है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 SMR स्मॉल मॉड्यूल्स रिएक्टर्स जो है
चालू कर दिए जाएं। अब और पहले के दोनों विधेयकों में अंतर क्या है? तो जो पुराना विधेयक 1962 का था और 2010 का था, उनको तो अब समाप्त कर दिया जाएगा। उसकी जगह पे ये शांति विधेयक एक एकीकृत और व्यापक विधेयक है। और पहले वाले जो विधेयक था उसमें केवल सरकार की ही टोटली ओनरशिप थी। अब इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की पार्टनरशिप रहेगी जो है। और पहले क्या था कि केवल एक ही जो है लाइबिलिटी ऑपरेटर और सप्लायर के पास ही था, बट अब लाइबिलिटी सप्लायर के पास तो नहीं, बट ऑपरेटर और गवर्नमेंट दोनों के पास रहेगा। पहले इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की क्षमता जो थी वो लिमिटेड थी। अब इससे क्या होगा, जब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो इसमें रिसर्च और इस जो SMR है, स्मॉल मॉड्यूल्स रिएक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा और इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।